आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तारीख है 12 मई, दिन है बुधवार और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। भारत में सुस्त वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अब इसके फॉर्मूले को और वैक्सीन कंपनियों को देने की मांग उठ रही है। अरविंद केजरीवाल के बाद आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी ये मांग उठाई है। तो क्या वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को दिया जा सकता है या इसमें कोई परेशानी है? कोरोना वायरस के संक्रमण से पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो सकती है, तो ये किस आधार पर कहा जा रहा है? और कहीं ये समस्या संक्रमण से उबरने के बाद गंभीर तो नहीं हो जाएगी? देश में कई लोग इस महामारी के बीच मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, सरकार की खामियों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो उनमें से कई लोगों पर सरकार शिकंजा कसने में लगी है। आखिर क्यों और क्या तर्क हैं इसके पीछे और किन मामलों में उन्हें टारगेट किया जा रहा है? और आखिर में बात होगी पीएम केयर्स के जरिए आए वेंटिलेटर्स की, जिनमें ज्यादातर खराब निकल रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट के एक अस्पताल में पहुंचाए गए 80 वेंटिलेटर्स में से 71 बेकार निकल गए। तो क्या कमी आ रही है इनमें और सरकार या अस्पताल प्रशासन वेंटिलेटर्स की कमी से कैसे निपट रहा है? लेकिन फिलहाल हेडलाइन सुनिए जमशेद से। देश में कोरोना से एक दिन में होने वाली मौतों का रिकॉर्ड टूट गया है। बीते 24 घंटों में पहली बार 4,205 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 7 मई को देश में सबसे ज्यादा मौतें हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके स्टाफ के कई सदस्यों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस महामारी के दौर में केंद्र सरकार की क्रूरता को देशवासी आखिर कब तक सहेंगे। राहुल ने कल भी एक बयान में कहा था कि मोदी जी को अपने उस गुलाबी चश्मे को उतारना चाहिए जिससे सेंट्रल विस्टा परियोजना के अलावा कुछ और नहीं दिखता। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत दे दी। कल अदालत ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के दाम तय नहीं किए हैं तो व्यापारियों का इसमें क्या दोष है। कोर्ट ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने को भी कहा है। भारतीय नौसेना का जहाज तरकश कतर से 20-20 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 2 कंटेनर्स और 230 ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर आज भारत पहुंचा। नौसेना ने समुद्र सेतु द्वितीय अभियान के तहत देश में ऑक्सीजन और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स लाने के लिए अपने तमाम जहाजों को तैनात किया है। विदेश वैक्सीन भेजने के आरोपों पर बीजेपी का बचाव करते हुए आज संबित पात्रा ने कहा कि अभी तक 7 पड़ोसी देशों को 78,05,000 वैक्सीन मदद के तौर पर भेजी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार दुनिया में अपनी वाहवाही के लिए विदेशों में वैक्सीन भेज रही है, जबकि देश में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मंत्री राम विचार राय का आज कोरोना से निधन हो गया। उनके निधन पर आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शोक व्यक्त किया है। राम विचार राय मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे। साल 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्हें बिहार का कृषि मंत्री बनाया गया था। ऑक्सीजन की समस्या किसी हद तक सुलझती दिख रही है, मगर वैक्सीन की कमी अब तक दूर नहीं हो सकी। दिल्ली को कोवैक्सीन नहीं मिली तो केजरीवाल सरकार ने 100 वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए। इस पर एक बार फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों वैक्सीन कंपनियों को अपना फॉर्मूला शेयर करना चाहिए ताकि बाकी कंपनियां भी प्रोडक्शन कर सकें। ऐसी ही मांग आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी की है, लेकिन ना तो कंपनियां फिलहाल इसके लिए तैयार दिख रही हैं, ना ही मोदी सरकार। तो हमने इस पर बात की साइग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर सुचिन बजाज से और उनसे पूछा कि क्या फार्मूला शेयर करके वैक्सीन बनाने में कोई समस्या है, क्या वाकई ये प्रैक्टिकल है? देखिए, ऐसा है कि सरकार को और कंपनीज को भी ये चाहिए कि इसको ये समझे कि ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ये सबके लिए हमारे एक मेजर इशू है। अगर हमें लॉकडाउन लगाना पड़ता है तो हमें लाखों करोड़ों का खर्चा करना होता है। तो सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, फाइनेंशियल इशू भी है। पिछले लॉकडाउन का कॉस्ट एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीब 16 लाख करोड़ रुपए का। तो वैक्सीनेशन को बढ़ाने के अलावा और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। हम दूसरे देशों से देख रहे हैं जिन्होंने थर्ड वेव को
बीट किया है, जैसे इजराइल है, जैसे यूएस है, जैसे यूके है, इन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव को मैसिवली बढ़ाकर ही थर्ड वेव को ये हरा पाए हैं। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो महीने की करीब 10 करोड़ डोज ही बना पा रहे हैं सब मिला जुला के, और उसमें उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं कि उन्हें एक्सपोर्ट भी करना है, क्योंकि वो जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो एस्ट्राजेनेका ने यूके में बनाई है। उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को कॉन्ट्रैक्ट इसी शर्त पे दिया था कि कुछ डोजेज ये यूरोपियन यूनियन और बाकी देशों को दी जाएंगी। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ये वैक्सीन का फॉर्मूला बाकी सारी कंपनीज के साथ शेयर करें। देखिए, हमारे पास भारत में ऑलरेडी करीब 20 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, और हमारे पास पूरे इंडिया को अगर देखें तो हमारे पास 800 करोड़ वैक्सीन बनाने का कैपेसिटी है अगर हम बनाना चाहें तो। और ये हमने देखा है कि ये सारी ही जो प्लांट्स हैं ये हाईली क्वालिटी कॉन्शियस है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई वैक्सीन बनाएंगी, ये ह्यूमन वैक्सीन बना ही रही हैं। हम अगर अपना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देखें तो हर साल हम करीब 72 करोड़ वैक्सीन तो लगाते ही हैं। 12 तरह की वैक्सीन हम हर बच्चे और माँ को लगा रहे हैं। 6 करोड़ लोग हैं, वो 3 करोड़ माएँ हैं, 3 करोड़ बच्चे हैं जिनको हर साल हम ये वैक्सीन लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई क्वालिटी का इशू है। तो हमें ये पोलियो से सीख लेनी होगी। पोलियो की जो वैक्सीन थी वो जोनास सार्क जी ने बनाई थी, और उन्होंने एक बार भी उसके ऊपर पेटेंट नहीं लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये हमें पैसे कमाने के लिए हम वैक्सीन बना रहे हैं। उन्होंने ये वैक्सीन बनाई और ह्यूमैनिटी को सौंप दी कि आप ये इससे पोलियो की लड़ाई करिए, पोलियो से बचिए। और हमने कई करोड़ बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी, और वो पूरे भारत में बनती थी और फ्री में मिलती थी। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि 200 में खरीदिए या 400 में खरीदिए या 1200 में खरीदिए, या आपकी ऑप्शन है खरीदिए ना खरीदिए, कि सरकार का कोई रोल नहीं है। अगर सरकार पोलियो वैक्सीनेशन की ड्राइव भी ऐसा ही सोचती तो आज भी हमारे गांव-गांव में, गली-गली में आपको बच्चे दिखते जो क्रचिज के साथ चल रहे हैं, जिनके पैर पैरालाइज्ड हैं। पर उस समय सरकार ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया कि वो वैक्सीन दुनिया भर में जहाँ-जहाँ से बनती थी आती थी, और सरकार उसको फ्री में सबको देती थी। तो मुझे लग रहा है कि हमें एग्जैक्टली यही करना चाहिए। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत है और क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑफ पेटेंट करके अगर ये शेयर करते हैं तो मुझे लग रहा है ह्यूमैनिटी की बहुत बड़ी एक सेवा होगी और इन लोगों को याद किया जाएगा। शुचिन जी, आप तो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स है नहीं, तो फिर संक्षेप में बता दीजिए कि फार्मा कंपनियों को फॉर्मूला देने में आखिर दिक्कत है क्या? प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप इनके फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइजर कंपनी जिसने वैक्सीन बनाई है, वो कहा जा रहा है कि उसकी ये वैक्सीन उसकी मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट एवर है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो कमाएंगे। अगर आप सीरम इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल देखें तो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी इंडिया की वो होगी जब ये वैक्सीन का काम पूरा होगा। तो अगर ये ऐसा होता कि शेयर करने से क्वालिटी गिरती तो हमें पोलियो प्रोग्राम पे कभी सक्सेस नहीं मिलती। अगर ऐसा होता कि अगर शेयर करने से जेनरिक दवाइयां बनाने से क्वालिटी गिरती तो एड्स पर हम कभी जीत नहीं पा पाते। जो हमने सोचा था कि एड्स एक ऐसी महामारी आएगी भयंकर जो इंडिया को और अफ्रीका को डुबो के ले जाएगी, वो सिर्फ जो HIV की जेनरिक दवाइयां हैं जो इंडिया बना के पूरे वर्ल्ड को देता है, स्पेशली अफ्रीका को 1/100 कॉस्ट में, वो उसकी वजह से ही सब कुछ कंट्रोल हो पाया है। तो मुझे लगता है ये जो फियर्स हैं ये अनफाउंडेड है। बिल्कुल ऐसा कोई क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सारे प्लांट्स बहुत ही हाईली क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, चाहे वो जेनरिक दवाई बना रहे हो चाहे वो ब्रांडेड मेडिसिन बना रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। ये थे साइग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर शुचिन बजाज। तो देश में कछुए की चाल से वैक्सीनेशन प्रोसेस आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ वैक्सीन से जुड़ी तमाम तरह की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं। कभी कहा जाता है कि इसे लगाने से मौतें हो रही हैं, कभी कहा जाता है कि इसमें सूअर का मांस है, जो भारतीय वैक्सीन में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह मैसेज वायरल हो रहा है कि वैक्सीन लगवाने से पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आ सकती है, यानी नपुंसक बन सकते हैं वो। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता आशुतोष सिन्हा ने कहा था कि मुझे लगता है कि वैक्सीन में ऐसा कुछ है जिससे नुकसान पहुंच सकता है, आप इससे नपुंसक बन सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है जो बिना किसी भी आधार पर कुछ भी अंट-शंट बोल देते हैं।
खुद भारत के ड्रग कंट्रोलर ने वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। हालांकि इस तरह की अफवाहें कुछ दशक पहले तब भी फैली थीं। अगर आपको याद हो, पोलियो को लेकर जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, कई लोगों ने इसकी वजह से वैक्सीन लेने से मना कर दिया था। तब भी इस दावे में कोई सच्चाई नहीं थी और इस बार भी इस दावे को लेकर कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण ज़रूर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता का एक कारण बन सकता है और इसे लेकर दुनिया भर में कुछ रिसर्च भी हुए हैं। हमने इस संबंध में सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से बात की और उनसे पूछा कि इस संबंध में क्या रिसर्च है, कैसे कोविड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खतरा बढ़ा सकता है। देखिए, ये अभी रिसर्च आई है और पेपर पब्लिश हुआ था, काफ़ी एक फेमस जर्नल है एंड्रोलॉजी करके। तो वहाँ पे इटालियन हॉस्पिटल की एक रिसर्च थी जिसमें पाया गया था कि जिन लोगों में जिनको कोविड 19 हुआ था, उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की संभावना लगभग 6 गुना ज़्यादा थी उन लोगों की कंपैरिजन में जिनमें कि कोविड 19 नहीं हुआ था या फिर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग थी कि कोविड 19 का एक एसोसिएशन पाया गया था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से भी। दूसरी बात, आपने जैसे पूछा कि किस तरीके से ये हो सकता है, तो देखिए अभी तक ना कि एसोसिएशन है, मतलब दो चीज़ें आपस में पाई गई हैं। एग्जैक्टली कैसे हो रहा है ये रिसर्च पेपर में भी सामने नहीं आया था, लेकिन कुछ जो हाइपोथेसिस उन्होंने रखे थे वो ये रखे थे कि जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो जाके ना एंडोथीलियम करके एक लेयर होती है, सेल्स होती हैं, उस लेयर में जाके वो इन्फेक्शन इम्पैक्ट करता है। एंडोथीलियम मतलब कोई भी ब्लड वेसल की जो सबसे अंदरूनी लेयर होती है उसको एंडोथीलियम कहा जाता है। तो कोरोना वायरस जाके वहाँ पे अटैच होता है, वहाँ पे इम्पैक्ट करता है। और जो आपका इरेक्टाइल फंक्शन है, जो इरेक्शन का प्रोसेस है, वो सब भी काफी हद तक डिपेंडेंट है एंडोथीलियम के ऊपर, वहां से निकलने वाले केमिकल्स के ऊपर। तो एक हाइपोथेसिस जो दिया गया है वो यही दिया गया है कि एंडोथीलियम के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से शायद इरेक्शन की समस्या आ सकती है लोगों में। और एक दूसरा हाइपोथेसिस ये आया है कि जो कोरोना वायरस है वो टेस्टिस की सेल्स को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो जिस प्रोटीन से बाइंड करता है वो प्रोटीन टेस्टिस में काफी मात्रा में पाया जाता है और उस प्रोटीन को ACE2 कहते हैं, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस 2। तो दूसरी संभावना ये है कि टेस्टिस में बाइंड करने की वजह से और टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स फॉल करने की वजह से भी शायद सेक्सुअल समस्याएं या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो सकती है। ये सब अभी हाइपोथेसिस है, क्लियर नहीं है कि कैसे हो रहा है, बट ये बात क्लियर है कि एसोसिएशन पाया गया है। अच्छा डॉक्टर प्रवीण, क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अलावा कोरोना का वायरस इस तरह का नेचर रखता है कि इससे किसी और तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, एक और दूसरा पेपर पब्लिश हुआ था, ये ईरान की स्टडी थी और उसमें पाया गया था कि जिन लोगों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उनमें बाद में लगभग 3 महीने तक जो सीमन है, वीर्य है, उसमें भी एबनॉर्मलिटीज पाई गई थी। स्पर्म का काउंट कम पाया गया था, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम पाई गई थी, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजीज इंक्रीज हो गई थी। तो ये भी स्टडी में पाया गया था। लेकिन कुछ और स्टडीज भी हुई हैं फर्टिलिटी पे और उनमें पाया गया था कि अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ भी रहा है फर्टिलिटी पे तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो शायद शॉर्ट लास्टिंग है। बट अगेन ये अभी सिचुएशन इतनी नई है कि कुछ भी क्लियर नहीं है। तो रिसर्चर्स ने यही लास्ट में बोला था कि अभी तो इम्पैक्ट दिख रहा है, शायद ये लॉन्ग टर्म ना रहे, लेकिन इसको लेकर सजग रहना जरूरी है, इसको एक तरीके से मॉनिटर करना जरूरी है। तो डॉक्टर, अभी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात की जा रही है, इससे जुड़ा एक और सवाल है कि क्या ये आगे चलकर यानी आफ्टर कोविड क्रोनिक समस्या बन सकती है या ये टेम्परेरी हो सकता है, ट्रीटेबल रहेगा? नहीं सर, ये बिल्कुल क्रॉनिक समस्या बन सकती है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर सही में टेस्टिस में ही एबनॉर्मेलिटीज आ गई या फिर अगर सही में वेसल्स में ही लॉन्ग टर्म एबनॉर्मेलिटीज रह गई तो ये समस्या क्रॉनिक भी हो सकती है और ऐसा पाया भी जा रहा है। सिर्फ सेक्सुअल फंक्शनिंग को अगर हम ना देखें, बाकी बॉडी के अंग देखें, जैसे लंग्स में फाइब्रोसिस हो रहा है कई लोगों में, हार्ट में इन्फ्लामेशन हो रही है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज मिल रही हैं, तो काफ़ी सारे अंग प्रभावित हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी हो सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म देखना बचा है क्योंकि अभी भी नई बीमारी है, लेकिन जो अभी डेटा आ रहा है उसके हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। कोविड ने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया है। हमारी सिस्टम, सरकारें, उनके आश्वासन, वादे सब धरे के धरे रह गए। जब एक वायरस अपने चरम पर पहुंचा, उसने आतंक मचाना शुरू किया और ये स्थितियां कमोबेश पिछले साल से हमारे सामने थीं, मगर हम जानबूझकर अनजान बने रहे। ऐसे में जब संकट ने भयावह रूप ले लिया है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, तो कुछ लोग हैं जो ढांढस बंधा रहे हैं। इस बहाने इस क्राइसिस को एक हद तक मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं मददगारों में से कुछ ऐसे नाम हैं जो कोविड से जूझ रहे लोगों और उनके परिजनों की जुबान पर हैं, जैसे कांग्रेस के श्रीनिवास, आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे, एक्टर सोनू सूद, कुमार विश्वास, बिहार में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव,
इनके अलावा कुछ आम जन भी अपने सीमित संसाधन और उत्साह की बदौलत मदद कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग सरकारों को ये मदद रास नहीं आ रही। लोग आरोप लगा रहे हैं कि मदद मांगने वालों से लेकर मदद पहुंचाने वालों पर सरकारें चाबुक चलाने से बाज नहीं आ रही। अभी पिछले दिनों से पप्पू यादव की गिरफ्तारी सुर्खियों में है। ऐसे में कोरोना काल में मदद करने वाले नेताओं, मसलन पप्पू यादव या दिलीप पांडे पर जो कार्रवाई हुई है, उस पर पुलिस प्रशासन क्या तर्क दे रहा है, ये पूछा हमने दी लल्लन टॉप के हमारे साथी वरुण कुमार से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव इस वक्त तो सुपौल जिले की वीरपुर जेल में है। एक 32 साल पुराना एक मामला है। 11 मई को पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं। 1989 में, यानी कि आज से करीब, जैसे मैंने बताया, 32 साल पहले एक अपहरण हुआ था। 2 युवकों को अपहृत किया गया था और इसी मामले में पप्पू यादव अभियुक्त थे। उनके पास बेल थी, बेल बीच में टूट गई। 22 मार्च 2021 को कोर्ट ने एक वारंट जारी किया और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। ये पूरा जो प्रकरण है, ऐसा लगता है कि इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है वर्तमान में कोरोना काल में लोगों की मदद करने से। लेकिन अब यहाँ 2-3 चीजें समझने वाली हैं। पहली चीज, उन्हें लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था और उसके बाद ये जो दूसरा मामला है, जो 32 साल पुराना वाला मामला है, इसमें उनको गिरफ्तार किया गया। पप्पू यादव और उनके समर्थकों का ये कहना है, उनका ये आरोप है, चूंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, सरकारी व्यवस्थाओं पर, सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। अब हम आते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे की तरफ। तो दिलीप को दिल्ली पुलिस ने एक समन भेजा और ये कहा कि उनके साथ पूछताछ की जानी है क्योंकि वो दवाओं का अवैध वितरण कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का इसके ऊपर में ये कहना है कि वो तो केवल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर काम कर रहे हैं और इसका कहीं और कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि इमरान हुसैन एक विधायक और हैं, आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। उनके खिलाफ भी एक याचिका कोर्ट में है और ऑक्सीजन सिलेंडर के वितरण को लेकर उनके ऊपर तमाम आरोप हैं। और दिलीप पांडे और इमरान के जो समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि लोगों की मदद करने की वजह से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। ये पूरा बिल्कुल ठीक उसी तरीके का मामला है जैसा मामला आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे पप्पू यादव के बारे में। अब राज्य बदल गया है, पार्टी बदल गई है, लेकिन कमोबेश हालात उसी तरीके के हैं। अच्छा वरुण, ये तो पॉलिटिकल फिगर्स की बात हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कुछ नाम पिछले दिनों में खूब चर्चा में रहे मदद के लिहाज से, चाहे वो भोपाल के जावेद हों या फिर जौनपुर के विक्की हों, इन लोगों पर जो कार्रवाई हुई है उसका क्या आधार है? देखिए, ये भी एक बहुत ही दोनों जो केस थे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में दोनों की चर्चा हुई थी। भोपाल में एक शख्स हैं जावेद, पुलिस ने उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया, महामारी एक्ट उनके ऊपर में लगाया। और जावेद का अपराध क्या था? जावेद का अपराध केवल इतना था कि उन्होंने जब ये देखा कि ऑक्सीजन की कमी से मेरे शहर के लोग मर रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनको एम्बुलेंस आसानी से नहीं मिल पा रही थी, जावेद उन तक पहुंचते थे और उनको अपने ऑटो में लेके, अगर उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती थी तो उनके पास सिलेंडर था, वहां उनको ऑक्सीजन लगा के उनको अस्पताल तक पहुंचाते थे और इसके लिए वो कोई पैसा भी नहीं ले रहे थे। जावेद रोजाना की तरह निकले हुए थे और पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें रोक लिया। पुलिस ने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में आपको बाहर नहीं निकलना था। आपके पास है जो इमरजेंसी पास होता है, क्या वो आपके पास है? तो जावेद इन सवालों से सकपका गए क्योंकि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने महामारी एक्ट की धारा उनके ऊपर लगाई, केस दर्ज कर लिया। अब जब ये मामला मीडिया में आया, सोशल मीडिया पर पहुंचा, तो तमाम लोगों ने भोपाल पुलिस से सवाल पूछे। ऐसे में भोपाल पुलिस ने एक बयान जारी किया और कहा कि केस को खारिज कर दिया गया है। साथ ही जावेद ने जो सेवा का काम किया है उसके लिए उनको एक विशेष पास भी दिया जा रहा है ताकि वो अपने इस सेवा का जो कार्य है इसको जारी रख सकें और उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश का जौनपुर पूर्वांचल का इलाका है और इस इलाके में हुआ क्या? इस इलाके में 29 अप्रैल को एक शख्स विक्की अग्रहरी, इनके खिलाफ महामारी एक्ट का एक मामला दर्ज किया गया। और विक्की का कसूर क्या था?
विक्की का कसूर ये था। अच्छा, विक्की के बारे में मैं आपको ये और बता दूं कि विक्की एक प्राइवेट एम्बुलेंस चलाते हैं और उस दिन 29 अप्रैल को भी वो जिला अस्पताल में मौजूद थे। तभी उन्होंने ये देखा कि जो लोग हैं वो तड़प रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कुछ देर वो देखते रहे, मगर कुछ देर के बाद उनके अंदर की इंसानियत जागी। उनका जो ज़मीर है उसने ये गवाही नहीं दी कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठा हूं और मेरी आंखों के सामने ये लोग तड़प रहे हैं। तब ऐसे में वो उतरे, ऑक्सीजन सिलेंडर निकाला, उन लोगों को मदद पहुंचानी शुरू कर दी, उन लोगों को ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। इस दौरान 30 लोगों को विक्की अग्रहरी ऑक्सीजन दे चुके थे, करीब करीब 30 लोगों। तो जब वो डॉक्टर तक ये पूरा मामला पहुंचा, डॉक्टरों तक, तो डॉक्टरों को लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे तो अस्पताल की बदनामी हो रही है, अस्पताल प्रशासन का इससे गलत छवि लोगों के बीच में जा रही है। डॉक्टर थे, उन्होंने एक FIR लिखाई पुलिस के पास, स्थानीय पुलिस थाने में, कि अस्पताल प्रशासन की छवि को खराब करने के लिए एक शख्स ने OPD काउंटर के पास लोगों को ऑक्सीजन दी, जिसके लिए ना तो वह अधिकृत है और ना उसके पास इस चीज की कोई डिग्री है। तो ये इस पूरे मामले पर पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत और संक्रमण फैलाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया विक्की के खिलाफ। लेकिन दोबारा सोशल मीडिया जो है वो सहारा बना। जैसे जावेद वाले मामले में हुआ था, ऐसे ही विक्की वाले मामले में भी हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, काउंटर क्वेश्चन पूछे गए, पुलिस के ऊपर सवाल उठाए गए। तो ये जो दोनों मामले हैं ये दिखाते हैं कि बड़े नेता ही नहीं, ऐसे लोग ही नहीं जिनके खिलाफ शायद पॉलिटिकली इस तरह की बात हुई हो, लेकिन आम आदमी भी जो दूसरे को मदद दे रहे थे, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किए गए हैं। जी। 2020 के मार्च महीने की 27 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए PM केयर्स फंड बनाया। इस फंड में जमकर लोगों ने दान दिया। खूब बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर CSR के तहत बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां और आर्थिक परेशानियां झेल रही सार्वजनिक कंपनियों तक ने खजाना खोलकर दान किया। फिर सवाल उठा कि इसमें जो हज़ारों करोड़ रुपए जमा हुआ है उसे खर्च कैसे किया जाएगा, उसका हिसाब कौन देगा। हिसाब तो मिलने से रहा, क्योंकि कह दिया गया कि ये इस दायरे में नहीं आता। फिर एक चिट्ठी आई 18 मई 2020 को प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर कुलबे की। उन्होंने बताया कि इस फंड से 2000 करोड़ रुपए के 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स खरीदे जा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एगवा, एलाइड मेडिकल और BPL, इन 4 कंपनियों को मुख्य तौर पर ये ऑर्डर दिए गए। फिर इनको जिस रकम पर ऑर्डर दिया गया उस पर सवाल अलग से उठे। सभी कंपनियों के वेंटिलेटर्स के दाम अलग अलग थे। खैर, PM केयर से जुड़ी हर चीज़ शुरू से सवालों के घेरे में रही है, लेकिन अगर आप इससे जुड़े कुछ सवाल पूछ लें तो ठीक ठीक जवाब नहीं मिलता। और अब जब PM केयर्स फंड के वेंटिलेटर्स आ गए हैं और इस महामारी में जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो गलत वजहों से चर्चा में बने हुए हैं। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, हमने आपको बताया था कि UP के कई शहरों में PM केयर्स फंड वाले जो वेंटिलेटर्स हैं वो अस्पतालों के मालखानों में पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। अब खबर आई है कि पंजाब में फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो PM केयर्स वाले 80 वेंटिलेटर दिए गए थे, उनमें से 71 ख़राब हैं और पंजाब में भी कई वेंटिलेटर्स अब तक इस्तेमाल में नहीं लाए जा सके। हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से बात की और उनसे पूछा कि पंजाब को कितने वेंटिलेटर्स अब तक मिले थे, उनकी क्या स्थिति है और फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल के डॉक्टर्स ने क्या बताया कि इन वेंटिलेटर्स में क्या कमियां रही। देखिए, पंजाब में अगर वेंटिलेटर्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड की तरफ से 250 के करीब पिछले साल वेंटिलेटर्स मिले थे और इसमें से काफी वेंटिलेटर फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को भी भेजे गए थे। 80 के करीब जो वेंटिलेटर थे इस कॉलेज को मिले थे, उसमें से 71 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं, यानी खराब है। डॉक्टरों का मानना है कि इन वेंटिलेटर्स की जो क्वालिटी है इतनी ज्यादा घटिया है कि इस्तेमाल के 1-2 घंटे के भीतर ही ये काम करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये कि इन वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल से हम मरीजों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। जांच में एक और बात सामने आई है कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की तरफ से जो 250 वेंटिलेटर पंजाब सरकार को दिए गए थे, उनमें से काफी सारे वेंटिलेटर्स अभी भी स्वास्थ्य विभाग के स्टोर्स में पड़े हुए हैं और उनको खोला तक नहीं गया है। जब आप वेंटिलेटर्स को खोलोगे नहीं तो उसके खराब और ठीक होने का कैसे पता चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये अथॉरिटीज की बड़ी लापरवाही है जो अब सामने आई है।
तो मंजीत, वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए या इससे जो चुनौतियां बन रही हैं उससे निपटने के लिए सरकार ने या प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू अपने आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में जितने भी वेंटिलेटर उपलब्ध हैं उनमें से सिर्फ 20-25% का ही इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये कि पंजाब में वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सूत्रों ने तो यहाँ तक कहा था कि सरकार अपने स्टॉक में जो वेंटिलेटर पड़े हैं उनको निजी अस्पतालों को दे रही है। उसका बड़ा कारण ये कि सरकार के पास वेंटिलेटर चलाने वाले तकनीशियन या फिर एनेस्थीसिस्ट अवेलेबल नहीं है। 120 जो पद हैं एनेस्थीसिस्ट के पंजाब में वो खाली पड़े हैं और इसी के चलते इन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वहीं अब इन वेंटिलेटर्स को लेकर प्रशासन भी सचेत हो गया है। पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया है कि एक तो फौरी तौर पर वो 10 नए वेंटिलेटर इस मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध करवाएगा और वहीं पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन ने तुरंत जो है टेक्नीशियंस और जो अधिकारी हैं इनकी रिपेयर के लिए उनको आदेश दिया है और वो अभी उनकी टीम आज एक्सपेक्टेड है कि वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएगी और जो खराब पड़े वेंटिलेटर्स हैं उनका रिपेयर शुरू करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वेंटिलेटर पिछले साल ही मुहैया करवा दिए गए थे और उनकी कीमत 20-25 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। तो एक तरफ सरकार मदद कर रही है और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है उस पर ध्यान नहीं दे रही है और जो मशीनरी उपलब्ध करवाई गई है उनका इस्तेमाल बेनिफिशरीज के लिए नहीं हो पा रहा है, वो स्टोरों में धूल फांक रहे। ये थे आज तक रेडियो के रिपोर्टर मंजीत सहगल। और अब वक्त है उम्मीदों के रोशनदान का। लेकर आए हैं हमारे साथी जमशेद। उम्मीदों का रोशनदान। तारीख की किताबें बताती हैं कि इस दुनिया में जब जब मुश्किल दौर आया, जब जब इंसानियत रुस्वा हुई, तब तब कुछ ऐसे लोगों की भी पहचान हुई जिन्होंने बताया कि लाखों सालों से इस दुनिया में तमाम आपदाओं के बावजूद इंसान अपने वजूद के साथ क्यों कायम है। वो कायम है क्योंकि वो मदद करना जानता है, दूसरों के लिए जीना जानता है। ऐसे ही एक शख्स हैं मुंबई के शाहनवाज शेख। शाहनवाज वो हैं जिन्हें मुंबई वाले ऑक्सीजन मैन भी कहते हैं। कहानी यह है कि शाहनवाज के एक दोस्त थे। पिछले साल उन दोस्त की बहन को कोरोना हुआ, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए थी। शाहनवाज को पता चला तो वो भी भाग दौड़ करने लगे, लेकिन अफसोस कि ऑक्सीजन नहीं मिली और बहन की मौत हो गई। कुछ हादसे जहन पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। शाहनवाज ने तभी तय किया कि वो लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करवाएंगे और इसके लिए उन्होंने अपनी 22 लाख की कार बेच दी। एक संस्था बनाई, यूनिटी एंड डिग्निटी फाउंडेशन, और इस तरह हजारों वॉलंटियर्स के साथ मिलकर वो आज लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं। सुनिए शाहनवाज को। मैं आपको बता दूं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ पिछले साल तो चीज़ें ऐसी थी कि मतलब लोग परेशानी में थे और मतलब मुझे देखा नहीं गया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जितनी मदद कर सकता हूँ अपने हिसाब से लोगों की मदद करूँगा। तो मैंने एक शुरुआत करी थी मदद करने की। हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब जितना जल्दी हो सके हम लोग ऑक्सीजन जो लिक्विड की कमी हो रही है हमें और मिले ताकि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैंने अपना एक नंबर भी मतलब हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मतलब मैं कई लोगों के काम आया और मैं कई लोगों की मदद कर पाया, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है और मैं एक खुशनसीब हूँ जो मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिला। कुछ लोग होते हैं जो शोर शराबे से दूर चुपचाप बिना कैमरे की चमक दमक के अपना काम ईमानदारी से करते रहते हैं। शाहनवाज उन्हीं लोगों में से एक हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं और आपको ऑक्सीजन की जरूरत हो तो शाहनवाज को 9892012132 9892012132 पर कॉल कर सकते हैं। कल उम्मीदों के रोशनदान में मैं जमशेद कमर सिद्दीकी फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज दिन भर में बस इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
खुश रहिए। और आज तक रेडियो से जुड़ा कोई अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। दिन भर के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी कपिल देव सिंह। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।